देखिए, अब हमारा जो अगला टॉपिक है, हमको पढ़ना है रसायन विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो रसायन विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, कस हम एक तरह से सीधा सीधा कह सकते हैं कि हम चारों तरफ से रसायन विज्ञान से घिरे हुए हैं। मतलब हम जो भी चीज़ें यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में, सब में केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री का क्या महत्व है, इसके लिए हम अलग से मतलब कि लिख नहीं रहे नोट्स, थोड़ा सा है थ्योरेटिकल है, देख लीजिएगा और इसमें से जितना मन करेगा उतना नोट्स कर लीजिएगा, मन करेगा तो कॉपी पे क्या यूज है, मतलब रसायन विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो देख लेते हैं। आधुनिक जीवन में रसायन विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। रसायन लगभग सभी क्षेत्रों में मानव समाज की सेवा कर रहा है और मानव जीवन को सुखी, स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध बनाया है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में रसायन का महत्वपूर्ण योगदान है। देश की विकास योजनाओं की सफलता बहुत कुछ रसायन के अनुप्रयोग पर निर्भर करती है। एक काम ये भी हो जाएगा ना, ये आपके लिए कैसे भी हो सकता है कि रसायन का क्या महत्व है, या विज्ञान का के बारे में अगर ऐसे पीछे तो वहाँ भी कुछ लिख सकते हैं या किसी को लिखवा भी सकते हैं, छोटे बच्चे हों आपके यहाँ। सभी लघु और बड़े उद्योगों में रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। अम्ल, क्षार, लवणों का उपयोग, धातु निष्कर्षण, धातु शोधन, पेट्रोलियम शोधन, कांच, साबुन, कागज, कपड़ा, उर्वरक, विस्फोटक, रंजक, औषधियाँ आदि के उत्पादन में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, अमोनिया, कास्टिक सोडा, क्लोरीन उद्योगों के स्तंभ हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, जिंक, निकिल आदि धातुएं, पीतल, स्टील, अनेक प्रकार के मिश्र धातुओं का उपयोग उद्योग धंधों और दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तु बनाने में किया जाता है। कृत्रिम रेशम, ऊन, धागे के वस्त्र बनाए जाते हैं। कीटनाशी, पीड़कनाशी आदि रसायन फसल की रक्षा करते हैं। औषधियाँ स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा करती हैं। तेल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लवण और विटामिन हमारे भोजन के लिए आवश्यक अंग है। ये सारी चीज़ें हैं जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अब ये इसको अलग अलग कर दिया है। कृषि के क्षेत्र में क्या यूज होता है, उर्वरक जो खाद यूज करते हैं, कीटनाशी जो क्या बोलते हैं कीड़ों को मारने के लिए जो दवाइयाँ यूज होती हैं, पीड़कनाशी, ये सारे का मतलब सब ये दवाइयाँ हैं, ये दवाएँ हैं। तो दवा का मतलब हो गया कृषि के क्षेत्र में। वस्त्र, कृत्रिम रेशम, ऊन, कृत्रिम धागे आदि जो कृत्रिम बनते हैं, मतलब ओरिजिनल रेशम की बात करें तो कमज़ोर होता है थोड़ा, तो उसको कृत्रिम बना दिया गया है। ऊन को कृत्रिम चमकने वाले जितने ऊन आते हैं सब ये केमिस्ट्री की ही देन है। भवन और सड़क निर्माण की बात करें तो भवन निर्माण में सीमेंट का यूज होता है, स्टील का यूज होता है, टार आदि का उपयोग होता है। ये सारी चीज़ें हैं तो इनका उपयोग हम भवन निर्माण में करते हैं, तो ये सब केमिस्ट्री में ही बनता है। स्वास्थ्य और जीवन के लिए दवाइयों का यूज होता है, विटामिन्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं। ईंधन की बात करें तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, गैसीय ईंधन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आदि। उद्योग में सीमेंट, कांच, वस्त्र उद्योग, पेंट, रबड़, प्लास्टिक, चमड़ा, स्टील, चीनी, उर्वरक, लगभग सभी उद्योगों में विभिन्न कच्चे पदार्थों का उपयोग होता है। युद्ध सामग्री के लिए विस्फोटक बनते हैं। शक्ति उत्पादन हो तो परमाणु ऊर्जा बनाते हैं, बैटरी का, ड्राई सेल आदि का निर्माण होता है। धातु कर्म की बात करें तो धातु का निष्कर्षण करते हैं, धातु का शोधन करते हैं। मनोरंजन की बात हो तो ग्रामोफोन, रिकॉर्ड, फोटो फिल्म, फोटोग्राफी, सिनेमा, रंगीन फिल्म, टेप, सीडी, चिप्स जितने भी आते हैं मार्केट में सब ये केमिस्ट्री वाले। सुंदरता की बात करें तो तेल, इत्र, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, साबुन, शैम्पू, सब में ये मतलब कि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने होते हैं। और निर्मलक अगर सफाई करने की बात करें, कपड़ा धोने का साबुन, अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट, कार्बनिक विलायक, ये सब में हमारा केमिस्ट्री का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो नोट कर लीजिएगा इसको। उसके बाद अगली हेडिंग है हमारी द्रव्य की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर। तो द्रव्य की परिभाषा तो पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं, तो कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन होता है, जिसका अनुभव हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा करते हैं तथा जिसे स्थिर तथा गति अवस्था में लाने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ता है, द्रव्य कहलाता है। ठीक है, जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन होता है। हम पढ़े थे कि वो पदार्थ जिसमें भार हो तथा जो स्थान घेरता हो उसे द्रव्य कहते हैं। स्थान घेरने का मतलब कोई भी पदार्थ जितना स्थान घेरता है वही उसका आयतन कहलाता है। इसी के बेस पर ये डिफिनीशन है। तो कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन होता है, इसका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा
करते हैं तथा जिसे स्थिर तथा गति अवस्था में लाने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ता है द्रव्य कहलाता है। जैसे कलम, पुस्तक, पेंसिल, रबड़, वायु, पेड़, पानी आदि। द्रव्य की मुख्यतः 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। वैसे अवस्थाएं तो 6 होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3 ही पढ़ेंगे, ठोस, द्रव और गैस। पहला है ठोस, सॉलिड। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन तथा आकार निश्चित होता है ठोस कहलाता है। जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर आदि। तो ठोस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, कण बहुत ही पास पास होते हैं, तो ऐसे बना के दिखा देंगे। ये ठोस के कण हैं, बहुत ही आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठोस का क्या गुण होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। ठोस के अभिलक्षण क्या होते हैं? निश्चित ताप पर ठोस के आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं। अगर टेम्परेचर घटाया बढ़ाया न जाए तो उसका आकार और आयतन निश्चित होगा। बाह्य बल का प्रयोग करने पर ठोस के आकार तथा आयतन लगभग अपरिवर्तित रहते हैं। मतलब बाहर से कितना बल लगाया जाए तो ठोस का आकार नहीं बदलता है जल्दी। ठोस पर दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात ठोस असंपीड्य होते हैं। दाब बढ़ाने पर भी ठोस के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दाब लगाकर ठोस के आकार को बदला नहीं जा सकता है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो एक्सेप्शन हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट हम सॉलिड के बारे में ही पढ़ रहे हैं। साधारण ताप पर ठोस द्रवों की भांति वाष्पित नहीं होते हैं। ऐसा नहीं हो कि साधारण ताप पर ही वाष्प बन के उड़ जाए ठोस, ऐसा भी नहीं होगा। और न ही गैसों की तरह विसरित होते हैं कि चारों तरफ मतलब कि उड़ के चले जाएं। लेकिन एक्सेप्शन का आयोडीन ये वाष्पित हो जाता है, कपूर हो, नेफ्थलीन हो। एनटीपी पर कुछ द्रव्य रवादार, क्रिस्टलीय ठोस जैसे फिटकरी, बर्फ इत्यादि तथा कुछ रवाहीन, एमार्फस और क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कांच, कोयला, प्लास्टिक आदि। ठीक है, अगर क्रिस्टली की बात करें तो फिटकरी, बर्फ, और क्रिस्टली की बात करें तो कांच, कोयला, प्लास्टिक आदि। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन स्थिर ताप एवं दाब पर निश्चित रहता है, किंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता है, द्रव कहलाता है। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन स्थिर ताप और दाब पर, मतलब ताप और दाब दोनों स्थिर होना चाहिए, स्थिर ताप और दाब पर निश्चित रहता है, किंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता है, द्रव कहलाता है। द्रवों को जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का आकार धारण कर लेता है। गिलास में रखोगे तो गिलास बन जाएगा, बाटल में डालोगे बाटल बन जाएगा, पाइप में जाएगा तो पाइप का आकार ले लेगा। मतलब जिस बर्तन में रखेंगे द्रव को उसी मतलब कि शेप का हो जाएगा। जैसे जल, तेल, दूध, अल्कोहल इत्यादि। द्रवों का विलक्षण, अधिक दाब आरोपित करने पर द्रव का आयतन बहुत कम घटता है। कितना दाब बढ़ा दें लेकिन आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। द्रव को गर्म करने पर यह एक निश्चित ताप पर उबलता है, जिसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। द्रव गुप्त ऊष्मा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है। प्रत्येक ताप पर द्रव के ऊपरी सतह से वाष्पन होता है, जानते भी हैं। द्रव का ऊपरी सतह साधारणतः समतल एवं क्षैतिज होता है। देखे होंगे कोई भी द्रव अगर कहीं भी किसी भी बर्तन में रखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो बिल्कुल उसका प्लेन होगा, उसका सरफेस, और क्षैतिज होगा, मतलब पृथ्वी के पैरेलल होगा। द्रव को ठंडा करने पर वह ठोस में बदल जाता है। ठंडा करेंगे जम जाएगा, जिस ताप पर जमता है उसे ही क्या कहते हैं? गलनांक। तो ठोस के कण थोड़े दूर दूर होते हैं, तो ऐसे बना के दिखा देंगे। थोड़ा इनके बीच का डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से वो संपीड्यता उनके अंदर पाई जाती है, हल्की फुल्की। अगर गैस की बात करें तो द्रव्य की वह अवस्था जिसका न तो आकार और न ही आयतन निश्चित होता है, गैस कहलाता है। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, एलपीजी, कुछ भी हो। गैस का विलक्षण क्या होगा? तो गैस को आंखों से देखा नहीं जा सकता है, गैस दिखाई नहीं देती है। ताप वृद्धि से गैसों के आयतन में वृद्धि होती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा, इसलिए कि निश्चित नहीं होता है। गैसों का घनत्व दाब और ताप पर निर्भर करता है। दाब बढ़ाने पर घनत्व घटेगा, ताप बढ़ाने पर घनत्व दाब बढ़ाने पर घनत्व बढ़ेगा और ताप बढ़ाने पर घनत्व घटेगा। घनत्व का मतलब कणों के बीच की दूरी का बढ़ना। बढ़ जाएगा तो घनत्व कम हो गया, पास पास आ जाएंगे तो ज़्यादा घना हो गया, बढ़ गया। गैसों में विसरण का गुण पाया जाता है। विसरण का मतलब गैसें विसरित होती हैं, फैलती हैं। एसटीपी पर सभी गैसों के 1 ग्राम अणु मतलब 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर याद होता है। याद कर लीजिए, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर फुल फॉर्म होता है। एनटीपी सुने होंगे, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी पर सभी गैसों के 1 ग्राम अणु मतलब 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है।
एचटीपी पर समान आयतन वाले गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। अगर कहा जाए कि 2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या कहने का मतलब सीधा सीधा है कि समान आयतन, अगर 2 गैसें हैं दोनों का आयतन समान है तो उनमें अणुओं की संख्या भी समान होगी। सबको पढ़ना है अभी आगे चल के। ये देखिए डिस्टेंस बीच का, काफ़ी ज़्यादा दूरी पर कण होते हैं तो इंटरेक्शन नहीं होता है आपस में इनमें। बाकी ठोस द्रव गैस के कणों के अभिलक्षण पढ़े हैं 9th में, वही चीज़ें हैं तो बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन कणों को अणु कहते हैं। अणुओं के बीच में खाली स्थान होता है जिन्हें अंतराणु स्थान कहते हैं। कणों के बीच में आपस में आकर्षण बल होता है, फिर अंतराणु का आकर्षण बल कहते हैं। इसी के बेस पर ठोस द्रव और गैस को हम डिफाइन करते हैं कि ठोस के कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, ठोस के कणों के बीच का आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह द्रव की बात करें तो द्रव के कणों के बीच की दूरी ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होती है, गैस की अपेक्षा कम होती है। आकर्षण बल का भी वही काम है, मीडियम होता है। अगर गैस की बात करें तो कणों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, अंतराणु आकर्षण बल बहुत कम होता है। ये सारी चीज़ें जानते हैं तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमको जानना नहीं है। अब वो आते हैं आगे, ब्रह्मांड का संगठन मतलब द्रव्य और ऊर्जा। ये पूरा हमारा यूनिवर्स किससे मिलके बना हुआ है उसी के बारे में जानना है। तो कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्स किससे मिलके बना है, तो द्रव्य और ऊर्जा से। द्रव्य का मतलब मैटर और ऊर्जा का एनर्जी।